तो बेटा कल की क्लास में हमने वॉटलेस करंट क्या होता है इसको समझा था। तो आज हम एक डिवाइस को पढ़ने जा रहे हैं विच इज कॉल्ड द चोक कॉइल। इसको समझेंगे। देखिए चोक कॉइल क्या होती है। देखिए मैंने जब आपको एडवांटेज दिखाए थे एसी के ओवर डीसी, तो उसमें मैंने एक पॉइंट बताया था आपको कि हम डीसी को कंट्रोल करना चाहते हैं तो डीसी को कंट्रोल करने में भी पावर का लॉस होता है। एंड इसी पॉइंट पे हम एसी को बोलते हैं कि एसी इससे अच्छा होता है। क्लियर? क्यों? क्योंकि एसी में क्या हो रहा है, एसी में हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट द पावर लॉस। कैसे करेंगे कंट्रोल, उसको ही आज हम समझेंगे। तो बेसिकली चोक कॉइल इज द डिवाइस जिसकी हेल्प से हम एसी करंट को कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट एनी फर्दर पावर लॉस। कैसे समझते हैं? चलिए यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई डिवाइस है हमारे पास। डिवाइस, आपने चोक कॉइल देखी है? नो सर। क्या आपने पहले जो ट्यूब लाइट्स आती थी वो देखी हैं? यस। उन ट्यूब लाइट्स के साथ एक इस तरह का फ्रेम होता था ना फ्रेम। उन फ्रेम पे यहाँ पर इस तरह से एक बॉक्स टाइप का लगा होता था। यस सर। यस अभी भी जो उसी पैटर्न पे जो ट्यूब लाइट अभी भी लगती है उनमें भी चोक कॉइल होती है, फ्रेम में ही इस तरह से लगी होती थी। उसी चोक कॉइल की बात कर रहे हैं, वही है चोक कॉइल। यस सर, देखिए। तो जब आप उसको देखेंगे तो वो बहुत हैवी सी एक कॉइल होती है। ठीक है? क्या हो रहा है, चोक कॉइल इज नथिंग बट अ कॉइल विच हैज वेरी हाई inductance and very low resistance। तो आइडियली अगर बात करेंगे तो आइडियली तो हम बोलेंगे कि आइडियल चोक कॉइल वो होगी जिसका रेजिस्टेंस जीरो होगा। हाँ, प्रैक्टिकली बात करें तो रेजिस्टेंस जीरो तो नहीं हो सकता किसी भी वायर का, किसी भी कॉइल का। हाँ, बहुत कम जरूर मेंटेन किया जा सकता है। तो बहुत हाई इंडक्टेंस होगा, बहुत लो रेजिस्टेंस होगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो सपोज हमारे सामने एक एसी सर्किट था। मान लेते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर मेरे पास ये एक एसी सर्किट है। ठीक है बेटा, ये मैंने एक बल्ब ही यहाँ पर कनेक्ट कर रखा सपोज। ठीक है, ये हमने एसी सोर्स से कनेक्ट कर रखा है इस बल्ब को। अभी क्या होगा कि आप जब कनेक्ट कर देंगे इसको, तो इसमें कुछ करंट सप्लाई हो रहा है। आरएमएस वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, सपोज कुछ आई आरएमएस की वैल्यू है। यहाँ पर मैं करंट को कम करना चाहता हूँ। तो करंट को कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्किट का टोटल इंपीडेंस बढ़ा देना चाहिए। बोलो। तो आप देखेंगे कि भाई आई आरएमएस जो है वो तो वी आरएमएस डिवाइडेड बाय जेड होता है। तो मैं जेड को बढ़ा दूं, ऑटोमेटिकली करंट कम हो जाएगा। तो जेड को बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर सिंपली एक चोक कॉइल कनेक्ट कर दी। ठीक है बेटा, चोक कॉइल मैंने कनेक्ट कर दिया। चोक कॉइल के पास इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस है मतलब इसके पास अल्टीमेटली एक्सेल है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गया तो पहले जो जेड था, जो भी था, अब वो जेड जो है पहले से चेंज हो जाएगा ना। पहले जो जेड था, लेट अगर सेवल रेजिस्टेंस होता तो ये होता। अब जो नया जेड है वो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर हो जाएगा। क्या बेटा बताइए, समझ पा रहे हैं ये बात? यस सर। तो जेड को बढ़ा दिया आपने, करंट कम हो गया। अच्छा, इससे हमें एडवांटेज क्या मिल रहा है कि जब हम यहाँ पर चोक कॉइल को देख रहे हैं तो इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस ही है। और आपको पता है कि इन इंडक्टर जो एवरेज पावर कंजम्पशन होता है वो तो जीरो होता है। क्लियर है क्या? मतलब किसी भी तरह का एनर्जी का यहाँ पर कंजम्पशन भी इसमें नहीं हुआ और इसने करंट को कंट्रोल भी कर लिया। दिस इज द फंक्शनिंग ऑफ चोक कॉइल। समझ पा रहे हैं बेटा? बोलो। ठीक है, ओके। यस। आपसे पूछा जाए चोक कॉइल किस प्रिंसिपल काम करती है, तो आप लिखेंगे चोक कॉइल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट के प्रिंसिपल पे ही चोक कॉइल काम करती है। ठीक है, ओके। देखिए एलसी ऑसिलेशन क्या है। हमने क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पर एक सिस्टम एज्यूम कर रखा है इस तरह का। मैंने एक कैपेसिटर लिया। ठीक है बेटा, इस कैपेसिटर को चार्ज कर दिया। मान लेते हैं इस कैपेसिटर को हमने चार्ज कर दिया। इस पे जो इनिशियली चार्ज है वो
Q0 है, ओपन है ये कैपेसिटर अभी, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हमने यहाँ पर एक इंडक्टर लिया, एंड इस इंडक्टर को इस तरह से मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए, अब अभी तो मैंने की को प्रेस नहीं किया है, मतलब एक्टिवली तो ये कनेक्टेड नहीं है ना। जैसे ही मैं इस की को प्रेस करूंगा, वैसे ही की को प्रेस करते क्या होने वाला है, इस कैपेसिटर के दोनों ही प्लेट्स डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल पे थी। जैसे ही आप इनको कनेक्ट कर देंगे, की को प्रेस करेंगे, तो की को प्रेस करते ही यहाँ पे जो चार्ज है, आप बोल सकते हैं यहाँ पे जो चार्ज है वो इस सर्किट के थ्रू फ्लो होकर के यहाँ पर आना चाहेगा टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको जीरो कर देंगे जब, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा, बताइए। तो चार्ज का इस तरह से इस आउटर सर्किट के थ्रू फ्लो होना चाहिए। अब आपने यहाँ पर क्या कर रखा है बेटा, इंडक्टर कनेक्ट कर रखा है। तो इंडक्टर क्या करेगा, चार्ज इनिशियली फ्लो नहीं हो रहा था, मतलब इनिशियल रेट ऑफ फ्लो जो था स्विच को क्लोज करने के पहले 0 था। तो जैसे ही आप इसको क्लोज करेंगे, वैसे ही यहाँ से चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा। जब चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा, और अगर उसका रेट ऑफ फ्लो वेरिएबल है, तो डेफिनेटली ये जो इंडक्टर है ये इस फ्लो में कुछ ना कुछ अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देने वाला है, किसी ना किसी फॉर्म में यहाँ पर इसको हिंड्रेंस यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला है। ओके, देखते हैं चलो क्या होता है। सपोज मैंने t इक्वल 0 पे इस की को प्रेस कर दिया, ठीक है बेटा। लेट की इज प्रेस्ड एट t इज इक्वल टू 0 इंस्टेंट। अब जब की को प्रेस करेंगे, अगर ये इंडक्टर नहीं होता तो विद इन अ वेरी स्मॉल टाइम ड्यूरेशन पूरा का पूरा चार्ज इस तरह से फ्लो होकर के न्यूट्रलाइज कर देता अदर प्लेट को, एंड नेट चार्ज सिस्टम पे 0 हो जाता है ना। बट अभी यहाँ पे नहीं, इंडक्टर भी यहाँ पर क्या करेगा, वो चार्ज को फ्लो होने, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को चेंज होने से रोकेगा। तो जब हमने इसको इस तरह से क्लोज किया, तो हमने देखा कि यहाँ पर चार्ज किसी इंस्टेंट पर फ्लो तो हुआ, किसी इंस्टेंट पे चार्ज Q0 से कम होकर के Q एंड माइनस Q बचा है। उस इंस्टेंट पे जो रेट ऑफ फ्लो है सर्किट में, रेट ऑफ फ्लो, लेट वो रेट ऑफ फ्लो है dq बाई dt, भाई यही तो होगा, dq बाई dt रेट ऑफ फ्लो हो जाएगा। बताइए ठीक है ये बात? यस सर। ओके, तो हमने की को क्लोज किया किसी टाइम इंस्टेंट t पर, हमने देखा कि इस तरह के पैरामीटर्स मुझे दिख रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, अगर केवीएल लगाऊं, केवीएल इस सर्किट के अंदर, तो इस सर्किट के अंदर मैं केवीएल लगाने जा रहा हूँ। किसी भी पॉइंट से आप केवीएल लगाने स्टार्ट करेंगे तो आपको दिखने वाला है, लेट मैं इस पॉइंट से केवीएल लगाने स्टार्ट कर रहा हूँ। इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 मान लेते हैं अगर, तो 0 माइनस, देखो माइनस ई इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड आएगा ना इसके अक्रॉस, आएगा ना, तो ये माइनस ई इंड्यूस्ड, देन माइनस प्लस का Q बाई सी विल बी इक्वल टू 0। क्या ये रिलेशन आपको समझ में आया? मैं इस तरफ से इस ऑर्डर में केवल लगाते हुए लौटा हूँ। तो यहाँ पे ई इंड्यूस्ड था, तो यहाँ पर ये ऐसे लिखा मैंने, इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया, इस पॉइंट का पोटेंशियल वही है। फिर मैं इस तरफ से इस तरफ जा रहा था, तो प्लस का Q बाई सी होगा पोटेंशियल डिफरेंस। ये इक्वेशन दिख रही है, ठीक है। अभी इक्वेशन देखें अगर, तो Q बाई सी प्लस ई माइनस का ई इंड्यूस्ड की वैल्यू कितनी होगी, तो माइनस का L डी बाई डी टी का मतलब क्या हुआ, ये बन जाएगा, बोलो बेटा, L डी बाई डी टी था ना ई इंड्यूस्ड, यस सर। आई की वैल्यू dq बाई dt मैंने रख दी है, तो ये इक्वेशन बनेगी। यस अब ये जो इक्वेशन है यहाँ पर जो आपको दिख रही है, उस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ। इसको अगर रीअरेंज करूँ मैं, तो d2q बाई dt2 प्लस q बाई c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक L भी है, मैंने पूरी इक्वेशन को L से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो d2q बाय dt2 प्लस q बाय LC इज इक्वल टू 0 बनेगा क्या? अब इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ, एक ही बात है। अब इस इक्वेशन को देखिए, क्या ये इक्वेशन आपकी देखी हुई लग रही है? बिल्कुल।
अगर आप इसको देखेंगे तो ये इक्वेशन जो होती थी, देखिए इस इक्वेशन से इसको कंपेयर करिए, ये इक्वेशन आपने पढ़ी है ना, किसकी इक्वेशन ये? एसटीएम के अंदर किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन करने वाले पार्टिकल की इक्वेशन थी ये, है ना, हाँ सर। उसके डिस्प्लेसमेंट की। तो हम इसको हाँ क्या सर। बोलते हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशन है ये एसटीएम की बेटा। तो उसी Yes. इक्वेशन से इस क्यू की इक्वेशन मैच कर रही है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पर जो पार्टिकल होता था उसका डिस्प्लेसमेंट पीरियोडिकली वेरी करता था। तो सिमिलर मैनर में यहाँ पर जो चार्ज है क्यू, भाई यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पीरियोडिकली वेरी कर रहा, तो यहाँ पर चार्ज क्यू पीरियोडिकली वेरी होना चाहिए। तो डेफिनेटली चार्ज क्यू क्या होने वाला है? पीरियोडिकली वेरी होने वाला है। ठीक है, ओके। आप अगर दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो यहां से आप बोलेंगे चार्ज विल वेरी पीरियोडिकली के साथ साथ मैं स्पेसिफाई कर देता हूं कि यहाँ पर जो हम इक्वेशन लिखते थे उसमें साइनोसॉइडली वेरी करता था डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे साइनोसॉइडली वेरी ही करेगा। तो चार्ज विल वेरी पीरियोडिकली ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, इक्वेशन अगर देखें इक्वेशन, तो इक्वेशन यहाँ पर आपको जो दिख रही है उन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर, अब किस पीरियोडिसिटी कितनी होगी ये चेक करें अगर, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल होगा 1/LC के। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का ऑसिलेशन हो रहा है ऐसा मैं बोल रहा हूँ, एंड किस फ्रीक्वेंसी से हो रहा है? इस फ्रीक्वेंसी से। बताओ बेटा, इस फ्रीक्वेंसी से चार्ज ऑसिलेट कर रहा होगा ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, यस सर। अच्छा चार्ज की इक्वेशन क्या होगी? तो इक्वेशन ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम इंस्टेंट t, एट एनी टाइम t। बताओ इक्वेशन क्या होनी चाहिए? तो आपको साइनोसॉइडल इक्वेशन ही चाहिए है, t इक्वल 0 पे कैपेसिटर पे फुल्ली चार्ज था कैपेसिटर, तो क्या इक्वेशन ये वाली बनेगी क्या? बताइए, t इक्वल 0 पे मैक्सिमम चार्ज होना चाहिए, दिस वाज द कंडीशन, तो यही इक्वेशन तो बची अब। ओके, ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ये है चार्ज की इक्वेशन ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो मुझे I मिल जाएगा। I की वैल्यू कितनी आएगी? तो Q नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी नेगेटिव। अब नेगेटिव है यहाँ पर, नेगेटिव साइन को मैं इस तरह से मैनेज कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज, देखो इस नेगेटिव साइन को मैं ऐसे मैनेज कर सकता हूँ कि I इक्वल है Q नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। एक ही बात है ना? ठीक है बेटा, ऐसे लिखा जा सकता है। Yes, sir. तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। देखिए क्या हो रहा है, आखिर क्यों यहाँ पर चार्ज पीरियोडिकली वेरी कर रहा है, इस पॉइंट को देखिए समझे अगर, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो बेटा कैपेसिटर है ये एनर्जी को स्टोर करता है, रिलीज करता है। यहाँ पे जो इंडक्टर है ये भी एनर्जी को स्टोर करता है, रिलीज करता है। और कोई भी एलिमेंट इस सर्किट के अंदर आपको ऐसा दिख ही नहीं रहा है जिसके अक्रॉस एनर्जी का डिसिपेशन हो पाया, दैट मींस सर्किट में रेजिस्टेंस मिसिंग है। तो आइडियली अगर आप देखेंगे कि इस तरह का सर्किट हो जिसमें रेजिस्टेंस हो ही ना, तो उसमें एनर्जी का डिसिपेशन होगा कैसे? एनर्जी का लॉस होगा ही नहीं। तो सिस्टम की टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी ऑलवेज। और अगर सिस्टम की एनर्जी को कंजर्व करना चाहते हो, सिस्टम में है ही दो चीजें, कैपेसिटर और इंडक्टर। कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो चार्ज की ही वजह से करता है। अगर कैपेसिटर पे चार्ज ही खत्म हो जाएगा तो उस पर एनर्जी खत्म। इंडक्टर जो एनर्जी स्टोर करता है वो करंट के फ्लो की वजह से करता है। तो दोनों में किसी ना किसी के पास एनर्जी हमेशा रहेगी। अगर यहाँ पर मैं एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर देखूं तो आपको क्या दिखेगा कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हो रही है, ध्यान से देखिए, कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसकी इक्वेशन होती है हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे अगर वैल्यू, तो वैल्यू आपको दिख रही कि भाई क्यू की वैल्यू तो पीरियोडिकली वेरी हो रही है, तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई है? क्यू नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी।
मतलब एनर्जी ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वो भी cos स्क्वायर ओमेगा टी के अकॉर्डिंगली वैरी होती हुई दिखेगी। ठीक है ना बेटा? ठीक है। एंड सेम टाइम पे अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, टाइम की कुछ वैल्यूज तो ऐसी हैं जहां पर जाकर के cos ओमेगा टी की वैल्यू 0 होगी। उन टाइम इंस्टेंट पर एनर्जी कहाँ गई? तो डेफिनेटली वो इंडक्टर में चली गई होगी एनर्जी, क्योंकि और कहीं तो एनर्जी जा नहीं सकती, दोनों में से किसी एक के पास तो होनी ही चाहिए। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, अगर आप देखेंगे तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर क्या होती है? इसमें मैग्नेटिक फॉर्म में होती है, इसमें इलेक्ट्रिक फॉर्म में। तो हाफ एल आई स्क्वायर, यही होता है ना? आई की वैल्यू आप यूज करिए यहाँ से, तो ये बन रहा है हाफ एल क्यू नॉट ओमेगा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। बोलो बेटा, ये एक्सप्रेशन मुझे मिल रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का। ठीक है, ओके। अभी मैं एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखिए, ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूँ। देखिए बेसिकली t इक्वल 0 पे कैपेसिटर में एनर्जी जो स्टोर थी वो मैक्सिमम थी। देन उसके बाद कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी कम हो रही थी, कम होते होते 90 डिग्री जब एंगल पहुंचेगा, cos ओमेगा t की वैल्यू 90 डिग्री पहुंचेगी, दैट मीन t/4 इंस्टेंट। कब कब एनर्जी देखो, जिन जिन इंस्टेंट पे चार्ज 0 है उन इंस्टेंट पर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर 0 हो जाएगी क्या? है ना? बोलो कौन कौन से इंस्टेंट आएंगे? मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन वापस से लिख रहा हूँ। Q इक्वल है Q नॉट cos ओमेगा टी। ये है बेटा। बताओ यहाँ पे t की कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी? तो t इक्वल टू t/4 है ना, t/4 पे होगा ऐसा, देन 3t/4 में होगा ऐसा, बोलो 5t/4 में होगा ऐसा, 7t/4 में होगा ऐसा, ऐसे ही तो चलेगा। अरे बोलो बेटा, Yes, sir. Yes. Yes. इन टाइम इंस्टेंट पर कैपेसिटर में जो चार्ज है वो 0 होने वाला है। एंड कैपेसिटर में चार्ज 0 होने वाला है, तो इंडक्टर जो कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी है वो भी इन टाइम इंस्टेंट पे 0 होगी। तो अगर मैं यहाँ पर इस तरह से देखूं, ये देखो मैं डायग्राम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ इस तरह से यहाँ पर वो टाइम इंस्टेंट मैंने दिखाने की कोशिश की है कि ये है t/4, 3t/4, 5t/4, ठीक है बेटा, 7t/4। ये वो टाइम इंस्टेंट है जब इंडक्टर में, जब कैपेसिटर में चार्ज 0 था। तो ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया हुआ है, ये मैंने कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी का टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट किया है। ठीक है, cos स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ हो गया ये। अब जिन इंस्टेंट पर कैपेसिटर में चार्ज 0 है उन इंस्टेंट पर इंडक्टर में पूरी पूरी एनर्जी ट्रांसफर हो गई होगी, तो इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी उन इंस्टेंट पे मैक्सिमम होगी। एंड इसमें अगर cos ओमेगा टी के फंक्शन के अकॉर्डिंगली एनर्जी चेंज हो रही है, तो इसमें भी तो cos स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, मतलब ग्राफ तो उसका भी सेम ही होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा? तो t इक्वल 0 पे इसमें अगर आप देखेंगे तो एनर्जी 0 थी, इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी का ग्राफ ये वाला हो जाएगा। बताइए क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes. Yes. Yes, sir. ठीक है बेटा। टोटल एनर्जी देखेंगे तो टोटल एनर्जी सिस्टम की कंजर्व्ड है, तो टोटल एनर्जी ग्राफ बनाएंगे तो वो कुछ ऐसा बनेगा।
ये है इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी का ग्राफ एंड ये है टोटल एनर्जी का ग्राफ। बताइए ठीक है? ओके, तो जिस इंस्टेंट पे कैपेसिटर में एनर्जी 0 है, उस इंस्टेंट पे पूरी की पूरी एनर्जी कहाँ जा चुकी है? इंडक्टर में। तो आप यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई टोटल एनर्जी जो है वो कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी एंड इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी दोनों के सम के इक्वल है। जब ये मिनिमम है तब ये मैक्सिमम होगी। बोलो बेटा, ठीक है ना? तो जब ये मिनिमम है तब ये मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम एनर्जी की वैल्यूज जो होंगी कैपेसिटर में जो पॉसिबल है एंड इंडक्टर में जो पॉसिबल है वो तो दोनों इक्वल ही है ना। बोलो, ये हाफ क्यू नॉट स्क्वायर बाई सी है एंड ये हाफ एल आई मैक्स स्क्वायर है। तो आई मैक्स स्क्वायर मैक्सिमम करंट की वैल्यू आप यहां से चाहें तो इस इक्वेशन को यूज करके निकाल सकते हैं। बताइए ठीक है बेटा? ओके, एक yes sir, अगर टाइम इंस्टेंट पूछा जाए कि बताइए इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी मैक्सिमम कब होगी? टाइम व्हेन um is maximum और ue is minimum। अगर पूछा जाए तो बताइए कौन सा टाइम इंस्टेंट है? यही वाले जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये वही टाइम इंस्टेंट तो है, ये वही टाइम इंस्टेंट तो है जब इंडक्टर में yes sir, एनर्जी जीरो, जब कैपेसिटर में एनर्जी जीरो है, इंडक्टर में मैक्सिमम। अब आपसे पूछा जाए कि कैपेसिटर में एनर्जी कब मैक्सिमम होगी? टाइम व्हेन ue इज मैक्सिमम और um इज मिनिमम। वो कौन से इंस्टेंट होंगे? तो वो वाले इंस्टेंट होंगे जब चार्ज ऑन द कैपेसिटर मैक्सिमम हो। कौन कौन से इंस्टेंट है? t इक्वल 0। दिख रहा है ना आपको? ये वाले इंस्टेंट है बेटा, ये ये कौन कौन से? t इक्वल 0, t इज इक्वल टू कितना हुआ ये? t/2, t 3t/2, 2t एंड सो ऑन। देख पा रहे हैं? ठीक है, बताइए yes बताइए sir, जल्दी से भाई। yes sir, एंड एक थर्ड केस और है। टाइम when energy is equally shared between capacitor and इंडक्टर। भाई ग्राफ देख करके बताओ ये टाइम इंस्टेंट कौन कौन से हैं जब एनर्जी दोनों में इक्वल है? बताओ बेटा, कौन कौन से इंस्टेंट है? ये वाला टाइम इंस्टेंट देखो, है ना? ये वाला टाइम इंस्टेंट देखो, बोलो बेटा। ये वाले टाइम इंस्टेंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी वैल्यूज किसको रिप्रेजेंट कर रही है? जिस इंस्टेंट पे इंडक्टर में एंड कैपेसिटर में दोनों में एनर्जी इक्वल है, वही इंस्टेंट है ये। ठीक है क्या? यस तो वैल्यूज क्या क्या आएंगी? तो इन दोनों के बीच का पॉइंट है ये, जस्ट इनके बीच का पॉइंट, तो ये t/8 आ गया। t/4 एंड t दोनों के बीच का पॉइंट है यहाँ पर, कितना आएगा बताओ? तो 3t/8 आएगा। इन दोनों के बीच का पॉइंट है तो t/2 3 4 5 3/8 आएगा, 5t/8 आएगा। इसी तरह से 6 7t/8 आएगा। बोलो बेटा, समझ पा रहे हैं? तो ये वो टाइम इंस्टेंट है जब एनर्जी इक्वली शेयर्ड होगी। तो t इज इक्वल टू t/8, 3t/8, 5t/8, 7t/8 एंड सो ऑन। इन इंस्टेंट पर आपको एनर्जी इक्वली शेयर्ड दोनों के बीच में मिलने वाली है। ओके, ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा सबको। ठीक है बेटा, अभी बेटा हमने ये जो केस लिया हुआ है, इस केस पे एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, तो इस केस को क्या कहना अप्रोप्रिएट होगा? हम इसको बोल सकते हैं क्या
कि ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का केस है Yes. है ना। एनर्जी का अगर लॉस ही नहीं हो रहा है, एनर्जी कांस्टेंट बनी हुई है, तो ये अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का केस हो गया। अब इसी तरह जैसे हमने अनडैम्प्ड ऑसिलेशन देखा है, अगर मैं यहाँ पर इस तरीके में थोड़ा चेंज कर दूं, इफ देयर इज रेजिस्टेंस इन द कॉइल, अब क्या होगा। अब आप बोल रहे हो कि अगर कॉइल में रेजिस्टेंस है, तो जब आपने इस कैपेसिटर के क्रॉस ये कॉइल कनेक्ट की है जिसमें रेजिस्टेंस भी है, तो अब पिक्चर थोड़ी सी चेंज हो गई, है ना बेटा। समझ पा रहे होंगे आप। अब आपको क्या दिख रहा है कि भाई चार्ज इधर से इधर जाएगा पहले एक साइकिल में, नेक्स्ट साइकिल में वापस यहाँ से यहाँ लौट के आएगा, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल में वापस यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर नेक्स्ट साइकिल में वापस यहाँ से यहाँ लौट करके आएगा। यही तो हो रहा था ऑसिलेशन, इसी को तो बोलेंगे। तो इस तरह से लगातार चार्ज का ऑसिलेशन हो रहा था दोनों प्लेट्स के बीच में। बट अब क्या हो रहा है, अब जब आप इस तरह से चार्ज को फ्लो कराएंगे तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब करंट, एंड करंट अगर इस रेजिस्टेंस से फ्लो होगी तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर का डिसिपेशन होने वाला है। समझ पा रहे हैं क्या, एनर्जी का डिसिपेशन होने वाला है, एनर्जी का लॉस होने वाला है। एनर्जी अगर लॉस होगी तो लगातार सिस्टम की एनर्जी कम हो रही है, सिस्टम की अगर एनर्जी कम हो रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये तो डैम्प्ड ऑसिलेशन हो गया। बताओ बेटा, डैम्प्ड ऑसिलेशन का केस बन गया ये तो, ठीक है क्या, Yes. डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी अगर इस केस में देखें, डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में, तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का रिलेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसी तरह से जैसे कि वहां पर हम लोग लिखते थे नेचुरल फ्रीक्वेंसी और डैम्पिंग कोएफिशिएंट को लेकर के। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो मिलता है ये वाला। इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो एक्सप्रेशन होगा आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा, ये वाला एक्सप्रेशन हमको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, ओके। तो आप यहाँ पर डैम्प्ड ऑसिलेशन केस में एंगुलर फ्रीक्वेंसी के रिलेशन है। अब यहाँ से आप चाहे तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं आप, ठीक है बेटा। अब आपको पता है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इस पे बेस्ड भी कुछ इस तरह के एग्जांपल बन जाते हैं कि भाई ये बताओ कि जो मतलब रियल वैल्यू फ्रीक्वेंसी की कब होगी, जब ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो 1/LC/R²/4L² से ज्यादा ही होना चाहिए हमेशा, ठीक है ना, तभी आप बोलोगे यहाँ पर ऑसिलेशन हो पा रहा होगा, ओके, ठीक है। तो अपने बेटा जो मैकेनिकल सिस्टम हमारे पास होता है, मैकेनिकल सिस्टम, डैम्प्ड मैकेनिकल सिस्टम जो होता है, उसके लिए हम इक्वेशन लिखते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इक्वेशन जैसे लिखते हैं। देखो मैं एक रिजल्ट लिख करके दिखाता हूँ। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रिकल डैम्प्ड सिस्टम विद मैकेनिकल डैम्प्ड सिस्टम, ठीक है, ओके। मैकेनिकल डैम्प्ड सिस्टम के अंदर हमने ये इक्वेशन लिखी थी, आपको याद है तो बताइए। इस तरह की एक इक्वेशन हमने लिखी थी, इसको सॉल्व करके सीधे डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इसकी सॉल्व करके सीधे हमने रिजल्ट निकाला था, याद है आपको। ऐसी एक इक्वेशन लिखी थी हमने, डैम्प्ड ऑसिलेशन जहां पे पढ़ा था, देखिएगा उसको, ठीक है क्या, बताओ। Yes, sir. Yes. अब इसी तरह की इक्वेशन हम यहाँ पे भी लिख रहे हैं। देखो सीरीज आरएलसी सर्किट को मैं ले रहा हूँ, ठीक है बेटा। ये है इंडक्टर, ये है कैपेसिटर, ये है रजिस्टर, यहाँ पर हमने लगाई हुई एक सप्लाई। अब यहाँ पर भी देखें तो अगर सिर्फ इंडक्टर एंड कैपेसिटर होता तो एनर्जी का डिसिपेशन नहीं होता, बट रेजिस्टेंस है इसलिए एनर्जी का डिसिपेशन लगातार हो रहा है ना, एनर्जी का लॉस हो रहा है ना, सोर्स से जो एनर्जी सप्लाई की जा रही है वो लगातार कम हो रही है ना सिस्टम की। बोलो बेटा, तो ये भी तो डैम्प्ड सिस्टम ही होना चाहिए। तो अब इसके अंदर मैं इक्वेशन लगा रहा हूँ, केवीएल लिख रहा हूँ मैं, ठीक है बेटा। मैं इसके अंदर केवीएल लिख रहा हूँ, केवीएल लिखूंगा अगर मैं, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लेट, यहाँ से पोटेंशियल मैंने किसी इंस्टेंट पे 0 ले लिया है,
करंट उस इंस्टेंट पे इस तरफ जा रही है एंड मैं ऐसे मान के चल रहा हूँ कि करंट जो है वो इस तरफ है और करंट जो है लेट करंट बढ़ रही है। तो आप इस पॉइंट का पोटेंशियल जो भी लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, एल डी आई बाई डी टी माइनस का, या फिर एक काम करो मैं सीधे ई इंड्यूस के टर्म में ही लिख देता हूँ। मैंने बोला कि यहाँ पर करंट आई जा रही है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस इंडक्टर के क्रॉस वो तो ई इंड्यूस्ड के इक्वल होगा। कैपेसिटर के क्रॉस जो होगा उसको आप कैसे लिखोगे, कैपेसिटर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आप ऐसे लिखोगे क्यू बाई सी। बोलो बेटा, रेजिस्टेंस के क्रॉस जो होगा वो आई इंटू आर, अभी मैं ऐसे लिख रहा हूँ एंड ये टोटल जो इक्वल होना चाहिए वो सप्लाइड वोल्टेज वी के इक्वल होना चाहिए। क्या ये रिलेशन आपको समझ में आ रहा है? किसी इंस्टेंट पर आई करंट को लेते हुए मैंने इस तरह से इक्वेशन लिख दी है। अब मैं वैल्यूज यहाँ पे ले रहा हूँ, ई इंड्यूस जो है मैंने यहाँ पर निगेटिव ई लिया होगा, तो माइनस का डी आई बाई डी टी जब इसकी जगह रखेंगे तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी। तो एल डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी प्लस आई इंटू आर, आई का मतलब हुआ डी क्यू बाई डी टी। जिस इंस्टेंट पे भाई कैपेसिटर पे चार्ज जिस रेट से चेंज हो रहा है उसी रेट से तो यहाँ पर चार्ज फ्लो हो रहा है ना सर्किट में, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डी क्यू बाई डी टी हो गया। ये इक्वेशन बन रही है। इस इक्वेशन में डी आई बाई डी टी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस इज डी टू क्यू बाय डी टी टू, ऐसे लिख सकते हैं। इसको मैं अरेंज करके ऐसे लिख सकता हूँ, देखो डी टू क्यू अपॉन डी टी टू प्लस आर बाई एल इंटू डी क्यू बाई डी टी, मैंने डी क्यू बाई डी टी वाले टर्म को आगे लिख दिया है, प्लस 1 बाय एल सी इंटू क्यू इज इक्वल टू 0। बताइए ठीक है क्या? बोलो बेटा। ऐसे लिख सकते हैं। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करिए, इस इक्वेशन को कंपेयर करिए इस मैकेनिकल डैम्प्ड सिस्टम की इक्वेशन के साथ। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूँ। जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, कंपैरिजन करता जा रहा हूं मैं, कंपैरिजन के बाद आपको कुछ देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। देखो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होता था मैकेनिकल सिस्टम के अंदर उसी के इक्विवेलेंट यहाँ पे क्वांटिटी कौन है बताओ? चार्ज है क्या? बोलो बेटा। यस सर। यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स होता था, ड्राइविंग फोर्स जिसकी वजह से सारा बातें हो रही वो फोर्स ही था, मतलब फोर्स जो लगाया है आपने पार्टिकल पे वही फोर्स ही तो रिस्पॉन्सिबल है एस्टम के लिए, ऑसिलेशन के लिए, सॉरी ऑसिलेशन के लिए। यहाँ पर देखें तो यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो वोल्टेज, जो वोल्टेज आपने अप्लाई कर दिया है इसी वोल्टेज की वजह से सारा यहाँ पर आपको सारी चीजें दिख रही हैं। बताइए ठीक है ना ये बात? यस। बोलो बेटा। तो चार्ज क्यू हो गया, सॉरी फोर्स के इक्विवेलेंट यहाँ पर वोल्टेज है। यहाँ पर एनर्जी होती थी, काइनेटिक एनर्जी लिखते थे हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना बेटा? यहाँ पर देखो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी मतलब चार्ज के मोशन की वजह से जो होगी उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो हाफ एम के इक्विवेलेंट क्वांटिटी यहाँ पर आपको मिलेगी एल। एम होता था बेटा इनर्शिया, इनर्शिया यहाँ पर जो एल होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इनर्शिया। एम क्या करता था कि बॉडी की जो स्टेट ऑफ मोशन है उसको चेंज होने से रोकता था। सिमिलरली यहाँ पे जो इंडक्टर है वो भी तो करंट के चार्ज, करंट के फ्लो को चेंज होने से रोकता है ना। बोलो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो कुछ भी है उसको चेंज होने से रोकता है। बताओ, तो इंडक्टर के जो एल है वो एम के इक्विवेलेंट क्वांटिटी यहाँ पर होती है एंड देन ये लिखा हुआ है एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर वी का मतलब रेट ऑफ, देखो डीएक्स बाई डी टी, वी का मतलब क्या है? डीएक्स बाई डी टी। अरे बोलो बेटा जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, टाइम बहुत हो गया। वी क्या है? डीएक्स बाई डी टी। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? डीक्यू बाई डी टी आना चाहिए। तो यहाँ पर डीक्यू बाई डी टी कर देंगे आप, तो ये क्या बन जाएगा? डीक्यू बाई डी टी मतलब आई का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है क्या? यस। देन यहाँ पर ये मैंने बताया आपको, जैसे हाफ की एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक टर्म होता था, है ना, हाफ की एक्स स्क्वायर। अब उसके इक्विवेलेंटली आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या बनने वाला है? के एक्स स्क्वायर इक्वल होगा, देखो के इक्विवेलेंट क्वांटिटी होती है यहाँ पर 1 बाई सी एंड एक्स के इक्विवेलेंट क्वांटिटी होती है यहाँ पर क्यू।
तो ये क्या बन रहा है, क्यू स्क्वायर बाई 2c वाला रिलेशन, कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी वाला रिलेशन। ठीक है, इसके अलावा मास का इक्विवेलेंट मैंने आपको बता ही दिया है, इलेक्ट्रिकल इनर्शिया इसको हम बोलते भी हैं। यहाँ पर पावर का एक्सप्रेशन होता था एक F इंटू वी, यहाँ पर पावर का रिलेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, तो F के इक्विवेलेंट कौन होता है बेटा, वोल्टेज, V के इक्विवेलेंट कौन होता है, करंट। ठीक है क्या, इसी तरह से यहाँ पे डैम्पिंग जो हो रही थी, डैम्पिंग, तो डैम्पिंग कोएफिशिएंट यहाँ पर कौन होता था, B, यहाँ पर कौन होगा, R। समझ पा रहे हैं, ठीक है। यस सर। यहाँ पर वेलोसिटी तो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी कि वेलोसिटी जो होती है, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, वेलोसिटी यहाँ पर जो होती है v होती है, यहाँ पर वेलोसिटी इक्विवेलेंट कौन आएगा, dq बाई dt, मतलब करंट आएगा। ठीक है, ओके। तो इतने Yes. टर्म आपको यहाँ पर इक्विवेलेंटली दिख रहे हैं। ठीक है बेटा।